जोसा को जाएंगे। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं और पूरी तैयारी के साथ हम आए हैं। और जो थंबनेल में आप देख रहे हैं, बच्चों के लिए खुशखबरी, आईआईटी जेईई के एलिजिबिलिटी को लेकर जो जोसा का अभी 6 तारीख को एक ऑफिशियल अपडेट जो हर बार आता है इस बार भी आया, और जिसमें एक मैंने वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उसको देख सकते हैं। तो क्या कुछ होने वाला है, कैसे जितने भी एनआईएस के स्टूडेंट्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं, चाहे वो 12th पास हो चाहे वो 12th फेल हो, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा और उनका स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज इस सेशन को हम बना पा रहे हैं और इसका लाभ इंडिया के सभी बच्चे ले पा रहे हैं। देखिए, जैसे ही हमने वो वीडियो डाला था कल की डेट में, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार कर रहे हैं कि चैनल दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है। हमारे वीडियोज़ के व्यूज भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, अच्छे कमेंट आपके आ रहे हैं, और इसके लिए दिल से आभार है आपके लिए। तो देखिए, इन्होंने इसी सीक्वेंस में कमेंट किया था और कमेंट में लिखा था यहाँ पे कि आई टॉक टू जोसा रिगार्डिंग दिस केस। इस केस के रिगार्डिंग हमने जोसा में बात किया। कौन सा केस था, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। केस ये था कि यूट्यूब पर कुछ ऐसे एक आध लोग, होशियार चंद बीमार टाइप के लोग थे, जो ये बोल रहे थे कि आप अगर फिर से 12th का एग्ज़ाम फ्रेश एडमिशन एनआईएस में लेते हैं और आप मतलब जेईई के लिए, आईआईटी के लिए फिर से एग्ज़ाम देते हैं, तो ट्रैक कर लेगा, है ना, आपको पुलिस मारेगी, पीटेगी, ये करेगी, वो करेगी, बहुत सारी चीज़ें थी। बच्चे डर रहे थे, करें ना करें, लीगल है इलीगल है। तो अब जोसा ने खुद इसको अप्रूवल दिया है। कैसे दिया है ये हम पूरी बात बताएंगे। तो इन्होंने लिखा, आई टॉक टू जोसा रिगार्डिंग दिस केस, दे सेड एनआईएस मार्कशीट विद 75% विल बी एक्सेप्टेड इवन इफ ए पर्सन हैज पास्ड बिफोर फ्रॉम एनी अदर बोर्ड। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि अगर आप 75% ले आते हैं किसी भी बोर्ड से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अभी 75% लाए। इससे पहले मान लो 2023 में किसी ने 12th का एग्ज़ाम दे दिया, अब उसने 2024 में भी इम्प्रूवमेंट दे दिया। अब वो चाह रहा है कि वो 2025 में एनआईएस से फिर से 12th के एग्ज़ाम दे और एनआईए इसका जेईई का फॉर्म फिल कर दे, ताकि वो फिर से एलिजिबल हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी जगह क्या एक आध जगह बता रहे हैं कि नहीं लेंगे, बाकी तो जितने एजुकेटर्स हैं, जितने बड़े बड़े आईटीएंस हैं, वो तो सब शुरू से ही बोल रहे थे। मैं भी बोल रहा था कि जी दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन था मन में। सो द क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि पहले के जेईई एप्लीकेशन में भर दिया है अबाउट देयर सीबीएसई मार्क्स, मतलब पहले ही आपने फॉर्म फिलअप में डाल दिया है। सो वो नेक्स्ट ईयर उस एप्लीकेशन फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं होगी, एज सब कुछ फ्रेश होता है। लास्ट ईयर के जेईई एप्लीकेशन फॉर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने 2024 में जेईई का फॉर्म फिल किया है और अगर आप फिर से अगली बार जेईई का फॉर्म फिल करते हैं, तो पीछे वाले का अगले वाले से कोई मतलब नहीं रहता है, वो बिल्कुल फ्रेश तरीके से फिल किया जाता है। ऑल्सो रिगार्डिंग गैप बिटवीन 10th एंड 12th जो बन जाएगा इस केस में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जोसा सेड, ये खुद से नहीं लड़की कह रही है, जोसा ने इनको कहा है, और विद प्रॉपर एविडेंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो जैसे मन में होता है ना कि 10th मान लो हम इस ईयर में दिए हैं, अब हम एनआईएस से देंगे तो 3 ईयर का गैप बन रहा है, तो जी 3 ईयर गैप बन रहा है तो कहीं हमें कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। वो हमसे पूछेगा, हाँ जी आप कहाँ थे पहले, आपका 3 ईयर गैप बन गया है, हम आपको एडमिशन नहीं लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उनको कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का है। So I have the call recording plus email as proof. Anyone can call the जोसा, कोई भी जोसा कॉल कर सकता है, इनके पास खुद रिकॉर्डिंग है। आस्क अबाउट दिस केस के बारे में। तो मैंने इनको कमेंट करके बोला था कि अगर आपके पास है तो काइंडली हमें भेजें, ताकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम भारत के सभी बच्चों तक ये मैसेज पहुंचा सकें, सभी बच्चों को बता सकें। तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमें भेजी। अब देखिए क्या भेजा, ये तो आपने देखा, ये सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो ये समझिए कि उन्होंने कहाँ से कॉल किया है और कैसे किया, इसको समझिए। ये देखिए, ये जोसा का वेबसाइट है, देखिए लिखा है josa.nic.in। कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ इनकी ईमेल आईडी है, सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अभी मैं जो कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाने वाला हूँ
वो इस नंबर पे बात हुई थी, जो आप खुद भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने मेल किया। देखिए ये मेल है इनका, और मेल में इनके कुछ सवाल थे, जो सवाल मैं आपको पढ़ के यहाँ पर बता देता हूँ। क्या क्या कुछ सवाल थे, इसको समझिएगा ध्यान से, और मैं इनके जोसा ने क्या रिप्लाई दिया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इन्होंने लिखा है, प्लीज आंसर ऑल माई इंक्वायरीज इन 2022-23 आई पास द CBSE क्लास 12। मैंने मतलब 2022-23 सेशन में क्लास 12 CBSE पास किया, मतलब फाइनल एग्जाम इनका 2023 में हुआ। अब से बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट हैं जो सेम केस है, एंड रिसीव लेस देन 60%, और 60% से भी कम आता है। सो पहला सवाल इनका ये है कि सो आई अगेन, है ना, आई टेक द NIS क्लास 12 एग्जाम एज अ फ्रेश कैंडिडेट, यानी 2024-25, यानी नेक्स्ट ईयर अगर फिर से वो 5 सब्जेक्ट का, जो 5 सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एंड मीट द रिक्वायरमेंट, जो भी जरूरी है, जैसे कि 75% आना चाहिए, है ना, हायर इन क्लास 12 में इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग होना चाहिए मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो सारी चीज़ अगर हम फुलफिल कर देते हैं, सो विल आई बी एबल टू सिट इन जोसा काउंसलिंग, क्या मैं जोसा काउंसलिंग में बैठ पाऊंगी। सो आफ्टर अचीविंग रिक्वायर्ड परसेंटाइल इन JEE मेंस, मतलब JEE मेंस में भी हमारा परसेंटाइल अच्छा आ गया है, और यहाँ पर जो है हमने फिर से 12th का एग्जाम भी दे दिया है, 75% भी आ गया, एवरीथिंग इज ओके, तो क्या हम जोसा में बैठ पाएंगे यहाँ पे। सेकंड इनका क्वेश्चन ये था, आफ्टर डैट, उसके बाद, विल आई एलिजिबल फॉर एडमिशन इन NIT प्लस सिस्टम, क्या हमारा एडमिशन NIT प्लस सिस्टम में मिल पाएगा, राइट। एंड एज NIS एग्जाम विल बी कंडक्टेड अप्रैल 2025, जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल 2025 में इसका एग्जाम होगा, और इसका एक्सपेक्टेड डेट जो है 3rd वीक ऑफ जून तक आ जाता है। तो मैं आपको फिर से एक समराइज करता हूं, इन्होंने 2 सवाल पूछा है। पहला सवाल ये पूछा है कि हम 12th पास हैं 2023 में, लेकिन 2025 में NIS से फिर से हम 12th का एग्जाम दे रहे हैं विथ 5 सब्जेक्ट, राइट, और वो सारा रिक्वायरमेंट हम पूरा करेंगे, जैसे 75% आना चाहिए, PCM होना चाहिए, और JEE मेंस में परसेंटाइल होना चाहिए। तो क्या जोसा काउंसलिंग में हम बैठ पाएंगे, क्या NIT प्लस सिस्टम में हमारा एडमिशन हो पाएगा, ऐसे आपके मन में सवाल है। इन्होंने डायरेक्ट जोसा को पूछ दिया। अब देखिए जवाब क्या मिलता है, बड़ा बढ़िया सा जवाब उन्होंने दिया है, प्लीज रिप्लाई टू माई क्वेरी, थैंक यू। अब यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है 2024 सारा चीज़, बड़ा शॉर्ट में लिखा है, लेकिन बड़ा इसका मतलब है। क्या मतलब है समझिएगा। ये कह रहा, इफ यू आर एबल टू क्लियर द इक्विवेलेंट एग्जाम विद द रिक्विसाइट मार्क्स, यू मे बी एलिजिबल फॉर जोसा काउंसलिंग इन 2025। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। ये कह रहा है कि यदि आप यू आर एबल टू क्लियर कर लेते हैं इक्विवेलेंट एग्जाम, जैसे CBSE से आपने 12th का एग्जाम दिया है, तो वैसे ही कोई और बोर्ड हो जिसमें आपने इक्विवेलेंट एग्जाम दिया हो, इक्विवेलेंट मतलब 12th का दिया है, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही मैथ, और साथ में जो रिक्विसाइट मार्क्स है जैसे 75% वो भी आप ले आते हैं, इसके अलावा आप JEE मेंस में आप जो है परसेंटाइल भी ले आते हैं, यू मे बी एलिजिबल फॉर जोसा काउंसलिंग 2025। आप जोसा के जो 2025 का काउंसलिंग होगा उसमें एलिजिबल होंगे। क्लियर जवाब मिल गया आपको। अभी और क्लियर होगा, अभी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो और क्लियर होगा। थोड़ा आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपके लाइफ की बात है ये। सो बट प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ द शेड्यूल्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स ऑन द जोसा वेबसाइट 2025। लास्ट में ये कहा है क्योंकि हर साल अपडेट चेंज होता रहता है, जैसे कि अब इस साल जो भी काउंसलिंग का डेट है वो जरूरी नहीं पिछले साल यही डेट था, और ये भी जरूरी नहीं कि अगले साल भी वही डेट होगा। तो अब अगले साल जो भी डेट होगा बस उस डेट के अकॉर्डिंग आप काम कर लेना, बस इतनी सी बात उन्होंने कहा है। बाकी आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके मन में फिर चल रहा होगा सर इसमें तो उतना क्लियर लग नहीं रहा है, थोड़ा और क्लियर होता, तो मैं आपको एक मेल और दिखाना चाहूँगा, ठीक है। और ये मेल
ये सुनिएगा ज़रा, इस मेल को देखिएगा। और मैंने इस इंग्लिश को हिंदी में भी किया है क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो मदर टंग हिंदी है ना, तो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो पहले मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, फिर हिंदी भी आपको दूंगा। और ये सारे एविडेंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया है, आप जाएंगे वहाँ पर आराम से आपको लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं, आपका सपना है जेई देने का, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी जब जानकारी नहीं होती है तो कोई भी ऐरा गैरा आपके सपनों को तोड़ देता है, आपको एक फूंक मारते ही उड़ा देता है। बहुत सारी चीज़ें होती है और स्टूडेंट तो इनोसेंट होते हैं। अब उनको लगता है कि भैया कोई अगर बता रहा है उनको तो ठीक ही बता रहा है और उसी को मान लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचने और बचाने के लिए ही मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। कल जो हमने वीडियो डाला था उसमें भी मेरी सेहत कोई अच्छी नहीं थी, अभी मैं रिकवरी में ही चल रहा हूँ। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्टर ने अभी भी कहा आपको आराम कीजिए, बट पहले से अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ। प्लेटलेट्स जो 1 लाख के आसपास आ गया था, तो रेगुलर कीवी हो गया, नारियल पानी हो गया, या फिर आप ये मान के चलिए कि और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अपना पपीता का पत्ता हो गया, या आंवला क्या बोलते हैं गिलोय के पत्ते हो गए, उसका मतलब काढ़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम खुद रिकवरी के लिए ले रहे हैं और मैं खुद जल्द से जल्द ठीक होना चाहता हूँ। लेकिन इस बीमार होने के दौरान भी मेरी रिसर्च जारी रही और रिसर्च के दौरान ही जो है मैं इन स्टूडेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने इस चीज़ को मुझे दिया और मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ा के और रिसर्च करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। और इससे बहुत बच्चों का भला होने वाला और बहुत बच्चे इसका लाभ लेंगे और अपने जीवन में एकदम कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है ये 2023 का था, ये तो इस साल का दिखाया था ना, ये 2023 का सुनिएगा, लिखा है ना जोसा 2023, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ पर, यानी के क्वेश्चंस को हम पहले देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं ये। देखिए ये क्या कर रहे हैं, As I have already read the जोसा बिजनेस रूल्स, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है जोसा बिजनेस रूल का, I do not get the solution of my question। मैंने जोसा बिजनेस रूल को पढ़ा लेकिन मुझे अपने प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। So my question is that if I am already passed in class 12th, सवाल पूछा है कि यदि मैं पहले से ही क्लास 12th पास हूँ बट डू नॉट मीट द 75% क्राइटेरिया, 12th पास तो कर गए लेकिन 75% का क्राइटेरिया हम पूरा नहीं कर पाए, एंड माई अटेम्प्ट्स आर रिमेनिंग, और हमारा जो अटेम्प्ट है अभी बचा हुआ है, जो होता है ना जेईई मेंस का 3 बार, जेईई एडवांस का 2 बार, मेरा बचा हुआ है। सो इफ आई रीअपियर इन ऑल कंपल्सरी 5 सब्जेक्ट्स विथ डिफरेंट बोर्ड सच एज NIS बोर्ड, तो मान के चलिए कि हम फिर से 12 देना चाहते हैं, 5 सब्जेक्ट्स है जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए NIS बोर्ड से ही हम दे देते हैं, एंड मैनेज टू स्कोर मोर देन 75%, और वहाँ पर हम 75% से ज़्यादा ले आते हैं, गॉट द वैलिड सर्टिफिकेट, और हमें एक वैलिड सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, देन विल आई एलिजिबल फॉर एडमिशन इन IITs, प्लीज रिप्लाई। तो क्या मैं IITs में एडमिशन ले पाऊंगा? ये मन में आपके सवाल चलता है, ये सारी चीज़ें ध्यान से देखिए इसको, इसका हिंदी वर्जन भी मेरे पास है, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जोसा काउंसलिंग। अब रिप्लाई सुनिएगा, ये इनका रिप्लाई है। वीडियो हो सकता है बड़ा जाए लेकिन ऐसे वीडियोज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होते हैं। लिखा है डियर कैंडिडेट, अब यहाँ से इनका रिप्लाई है। अब एक एक पॉइंट को हम आपके साथ डील करना चाहेंगे ताकि इसके बाद कोई भी आपको मिसगाइड करे तो आप मिसगाइड ना हो पाएँ। ये पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और ये अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं। जोसा, आप जानते हैं ना जोसा के बारे में, आप तो अच्छे से जानते होंगे, जोसा से बढ़कर तो कोई नहीं है। तो बस मान लीजिए जो जोसा ने कहा है वही हम आपको एज इट इज बता रहे हैं, अपने मन से हम कुछ नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अ कैंडिडेट में अपीयर फ्रॉम अ डिफरेंट बोर्ड, अगर कोई कैंडिडेट है जो अपीयर होता है एक डिफरेंट बोर्ड में, अदर देन द बोर्ड फ्रॉम वेयर दे हैव पास देयर क्लास 12th फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी ये कह रहा है कि फर्स्ट टाइम कोई भी बोर्ड, मतलब CBSE से आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया,
उसके बाद आपको लगा कि हम किसी और बोर्ड में हमें देना चाहिए, तो आपने किसी और बोर्ड में दिया। टू एक्वायर द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन जेई, जेई में मतलब अपेयर करने के लिए जितना भी एलिजिबिलिटी है सबको आपने एक्वायर कर लिया, प्राप्त कर लिया, मिल गया आपको, आपने अचीव कर लिया। एडवांस की भी बात हो रहा है, एग्जामिनेशंस। हाउएवर प्लीज नोट दैट द मैक्सिमम permissible attempt to appear in JEE advanced examination will remain 2 times only, combining the appearance in class 12 from both the boards। तो यहाँ साफ साफ देखिए लिखा जा रहा है कि जो भी एलिजिबिलिटी है आप अगर पूरा कर लेते हैं तो दोनों बोर्ड का मिलाकर आपको 2 ही बार केवल दिया जाएगा। मतलब मान के चलिए, मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा, किसी ने जेई एडवांस का पेपर 2024 में भी दे दिया, इस साल मान लो जेई एडवांस का पेपर दे दिया, या मान लो 2023 में किसने जेई एडवांस का पेपर दे दिया है, तो अब उसका ये साल भी गिनती की जाएगी, दोनों बोर्ड को मिलाकर 2 ही बार माना जाएगा। तो इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि जो सवाल इस चीज पे खड़ा हो रहा है कि हम एक बोर्ड में पास हैं और हम दूसरे बोर्ड में जब जाते हैं तो फ्रेश एडमिशन 5 सब्जेक्ट का नहीं लेंगे, जो लोग मना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो जोसा कह रहा है कि आप दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से 5 सब्जेक्ट का दीजिए और आप पूरी तरह एलिजिबल हैं। बट जो टर्म्स एंड कंडीशन है 75% आना चाहिए, बाकी चीजें वो केवल लेके आए। क्लियर हो गया आपको इतनी सारी चीजें? आप बोल रहे हो आप। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। हाउएवर फॉर कंफर्मेशन प्लीज रेफर टू द इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ द कंसर्न ईयर। तो जिस ईयर में भी आपको देखना है कब क्या कैसे उसका ब्रोशर निकलता है हर साल का, वो आपको देखना चाहिए। बट एक बात पक्की है कि जोसा को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं है कि आप 12th वाले से पास हैं या नहीं है, आपका 10th और 12th का गैप है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, आप सुनते हैं इनकी रिकॉर्डिंग जो बात हुई, मतलब 65 अराउंड था। हाँ, आफ्टर इम्प्रूवमेंट व्हाट इज द परसेंटेज, कितना परसेंटेज? मेरा 71 के आसपास रह गया। आप जनरल कैटेगरी को हो? EWS। जनरल EWS? जी जी, यस यस। हाँ, तो जनरल EWS के लिए काटा था 75%। जी जी, तो मैंने CBSE इम्प्रूवमेंट दे दिया, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ मेरे पास अगले साल लास्ट अटेम्प्ट बचा है जेई मेंस का, एज हम 2 साल दे सकते हैं फॉर NIT प्लस सिस्टम। जी, तो मैं सोच रही हूँ मैंने NIOS से क्लास 12th का पब्लिक एग्जाम, जो कि ऑल 5 सब्जेक्ट्स में होगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, मैं वो अटेम्प्ट करके 75% अचीव करूँ। प्लस NIT मेरे पास, क्योंकि NIT की रैंक भी मेरी इस बार मतलब जेई मेंस रैंक अप्रोप्रिएट थी, तो मैं नेक्स्ट ईयर हार्ड वर्क से सेकेंड ड्रॉप ईयर में अपना NIT भी सिक्योर करूँ और 75% NIOS से भी एलिजिबल हो जाऊँ, जिससे कि मुझे। ठीक है, आप जब तक एलिजिबल नहीं होते आप अप्लाई नहीं कर सकते। जी, अगर जी, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं NIOS से नेक्स्ट ईयर कर लूँ और जेई मेंस की रैंक भी आ जाए तो क्या मुझे एडमिशन में मिलेगा, मतलब कोई दिक्कत आएगी? क्योंकि मैं CBSE इस बार तो नहीं हुआ क्योंकि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम नेक्स्ट ईयर दोगे। जी जी, तो मैं नेक्स्ट ईयर में डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी देन आपको मिलेगा। अगर आप 75% से अबव हो जाएंगे तो आपको। जी सर, डाउट ये है कि मैंने ऑलरेडी एक बार पास कर लिया है, तो जेई मेंस के मैंने प्रीवियस फॉर्म्स में CBSE पास भरा है और अगली बार मैं भरूंगी NIOS अपीयरिंग, तो इस बात से कोई दिक्कत होगी कि किसी बच्चे ने ऑलरेडी पास 12th कर लिया है और वो दोबारा 12th कर रहा है लेकिन 75 है? सेम बोर्ड नहीं, वो सेम बोर्ड से होना चाहिए। आपने CBSE बोर्ड तो आपका इम्प्रूवमेंट शुड बी CBSE बोर्ड, नॉट NIOS। जी सर, मैं समझ गई, लेकिन मैंने इम्प्रूवमेंट CBSE का दे दिया, बट मैं अगले साल NIOS से वापस से 12th करना चाहती हूँ ऑल 5 सब्जेक्ट्स में दे करके, जिससे कि फ्रेश मार्कशीट मिलेगी। मतलब CBSE आप छोड़कर NIOS से जी नया तरीके से आप करना चाहते हैं? जी जी, ठीक है, तो नया NIOS से अगर 75% मिलेगा तभी आप एलिजिबल होंगे। जी जी जी, हाँ, इसका जो स्कोर है वो वैलिड नहीं रहेगा। जी जी, तो मतलब मैं चाहूँगी अगर मैं NIOS की मार्कशीट यूज़ करना नेक्स्ट ईयर, ये जैसे मान लीजिए इसी साल है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका फर्स्ट ड्रॉप ही था जी, तो उसने NIT के लिए अप्लाई किया, उसके भी लास्ट ईयर 75 नहीं थे, लेकिन इस बार उसने NIOS से अपीयर करके ऑल 5 सब्जेक्ट्स में 75 क्रॉस कर लिया है
और उसका एनआईटी के लिए रैंक भी जेईई मेंस में बहुत अच्छा है, तो उसको इस बात से कोई दिक्कत आ सकती है कि उसने ऑलरेडी लास्ट ईयर सीबीएसई से किया था, नहीं, लेकिन अगर उसने लास्ट जी नहीं इसलिए अगर एनआईओ से ऑल 5 सब्जेक्ट से आपने एग्जाम दिया है, वही 5 सब्जेक्ट आप जी जेई में और जे जो सामने अप्लाई करना चाहते हो, दैट इज गुड, क्योंकि 75% होना चाहिए। उस जी सीबीएसई का स्कोर नहीं आना, वो बोर्ड आप नहीं, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। हाँ जी, वो मैं समझ गई। हाँ, देन अगर एनआईओ से अगर 75 है ऑल 5 सब्जेक्ट, जी अब उसको एलिजिबिलिटी है। ओके 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 सर। दोनों बोर्ड एक साथ अगर हाँ जी, और एक दो बार बोर्ड की समझा रहा हूँ आपको, जी डुअल मार्कशीट्स नहीं लग सकती। नहीं क्योंकि आप इम्प्रूवमेंट अगर दूसरा बोर्ड से करोगे वो नहीं चलेगा, जी सेम बोर्ड से इम्प्रूवमेंट करना जी, पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बोर्ड चेंज कर ले, ऑल 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे, तो चल सकता है। हाँ, अगर पूरा एक बोर्ड से पूरा दूसरा बोर्ड में जाकर पूरा नया तरीके से सब सब्जेक्ट में देगा, तब उसको 75% मिलेगा, तब एलिजिबल। ओके सर, ओके, थैंक यू सर वेरी मच। एंड सर एक और डाउट है कि मान लीजिए कि मैंने दिया तो मैंने जो प्रीवियस एप्लीकेशंस भरे हैं, लाइक मेरा सेकेंड ड्रॉप होगा अगली बार, जी है ना, सेकेंड ड्रॉप, तो मैंने इस बार सीबीएसई की डिटेल्स भर दी थी अपने जेईई मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म में, तो इस बात से कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगले साल की? आपके पहले तो आपने सीबीएसई से किया, फिर अगर आप ये साल तो आप तो एलिजिबल नहीं हो, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे भी होंगे तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं है ना। जी जी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो यस ओके सर, ओके। सो मतलब कि जो मेरा दोस्त है जिसने कि अभी एनआईओएस से वापस से 12th किया है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जबकि उसने ऑलरेडी 12th कर रखा है। क्योंकि उसका बोर्ड डिफरेंट है, वो सीबीएसई छोड़ दिया, एनआईओएस से पूरा जो है वो 5 सब्जेक्ट किया है, 5 से जो मार्क्स है अकॉर्डिंग टू 5 सब्जेक्ट मार्क्स 75% है, तो उसको अपलोड करेंगे। जी जी, समझ गई। एंड सर फिर जो 10th और 12th के बीच में जो 3 years का गैप बन जाएगा, जो कि 2 साल का होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत आएगी एडमिशन में? देखिए, एडमिशन वो तो दिक्कत होगा, क्योंकि जो वैलिडिटी है 2024, 2023 एंड 2021, ये 3 इयर्स का है। जी जी, नहीं, वो मैं समझ गई। जैसे कि मान लीजिए उसने 22 अगर 2021 का क्लास 12 मार्कशीट है, इज नॉट वैलिड। नो सर, वो 12th का नहीं है, वो 10th की मार्कशीट है। 10th की मार्कशीट वो 2021 में पास है। वो 10 का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी जी जी, ओनली 12th मार्क का 3 इयर्स वैलिड। जी समझ गई। क्लास 12 का 3 इयर्स वैलिड। जी जी, समझ गई। तो मतलब 2024, 2023, 2022 फॉर क्लास 12। जी जी जी, समझ गई। क्लास एक और 10 का अगर उससे पहले भी करेगा तो कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब कि जनरली जो दो, जैसे कि 10th के बाद 11 12th का 2 साल का गैप आता है ना, तो मेरा तो उसका 3 साल का बन गया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज अंडरस्टूड, नो 2 इयर्स योर पीयू जी क्लास 12 जी, बट एक ईयर गैप है तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10th का और 12th का जो जितना साल गैप होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, ओनली दिक्कत होगा अगर 12th कौन सी साल में किया है। ओके सर, ओके, और समझ 3 गई। इयर्स वैलिड है, क्लास 12 का जो है जी तो जी 3 साल का वैलिड है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी। उस रिकॉर्डिंग को अगर आप चाहें तो बैक करके 2 या 3 बार सुन सकते हैं, जिससे कि उनके बीच में जो बातचीत हुई है वो एक एक चीज़ आपको स्पष्ट तरीके से साफ साफ समझ में आ जाए। फिर भी मैं अपनी तरफ से उनके बीच में क्या डिस्कशन हुआ है, क्या बातचीत हुआ है, वो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा और उन पॉइंट्स पे मैं डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा, ताकि आपके दिमाग में जो मिथ बना हुआ है, जो कन्फ्यूजन है, जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको सही तरीके से मिल सके। सबसे पहली चीज़, जो लड़की है वो कॉल पे उनसे सीनियर से क्या पूछ रही हैं अपने बारे में,
और दूसरे अगले ही पड़ाव में वो क्या पूछते हैं, अपने दोस्त के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो खुद के बारे में भी पूछ रही है। तो खुद के बारे में वो क्या पूछ रही है इसको समझिएगा। खुद के बारे में वो कह रही है कि देखिए सर 2023 में जो है मैंने पास किया, 12th पास किया, ठीक है ना, 2023 में मैंने 12th पास किया, लेकिन सर मेरा परसेंटेज जो है 75% से कम रहा। अपनी केस पहले बता रही है। फिर बोलती है सर 2024 में जो है 2024 में क्योंकि 75% हमारे मतलब नहीं बन पा रहा था, तो हमने सीबीएसई से ही जो है हमने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दिया है। यानी कि ये भी सीबीएसई था, यहाँ सीबीएसई से पास किया, और अगेन यहाँ जो है सीबीएसई से यहाँ पर इन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे दिया। बट इसकी किस्मत कहिए चाहे जो कहिए, इस बार भी जो है 71% के आसपास ही बना, मतलब 75% नहीं पहुंच पाया, तो केवल 71% के आसपास बन पाया। यानी कि अभी भी ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि 75% है ही नहीं, जबकि बता रही जेईई मेंस में इनका परसेंटाइल वगैरह है। तो अब इनका जो एक बड़ा बढ़िया सवाल है जो अक्सर आपके मन में भी आता है और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जोसम यही पूछ रहे हैं कि देखिए सर अगर मैं 2025 में NIOS बोर्ड से अगर मैं फ्रेश तरीके से एडमिशन लेती हूँ प्रॉपर 5 सब्जेक्ट से, जो कि अप्रैल 2025 में होने वाला है, और वहाँ पर मान लीजिए कि मैं 75% ले आती हूँ, तो ऐसे केस में क्या मैं एलिजिबल रहूँगी, एलिजिबल मुझे माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक तो ये रहा यहाँ पे कि ये केस इनका है। अब देखिए इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा जेईई मेंस का, उन्होंने जेईई मेंस का भी साथ साथ में फॉर्म भर रही थी वो। तो देखिए यहीं पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे 2023 में पास थी, 12th पास किया, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इन्होंने जेईई मेंस का फॉर्म भरा होगा, यहाँ जेईई मेंस का इन्होंने फॉर्म भरा होगा, और जेईई मेंस का फॉर्म भरा होगा यहाँ पर अपेयरिंग करके कि भाई सीबीएसई में अपेयरिंग है, तो एक बार यहाँ फॉर्म भर दिया। ठीक है, दूसरी बार सुनिएगा, क्योंकि अब जेईई मेंस का एग्जाम वगैरह दे दिया, 75% नहीं आ पाया, तो फिर 2024 में जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रही थी, लेकिन इन्हें लगा कि 75% आ जाएगा, तो इस बार फिर फॉर्म भरा, लेकिन ये डाल दिया कि हम 12th पास हैं, 12th पास हैं, और फिर से यहाँ पर फॉर्म भर दिया। अब ये कह रहे हैं कि सर अब फिर से हम 2025 के लिए यहाँ पर फिर से अगर फॉर्म भर दें, लेकिन इस बार 12th पास थोड़ी है, अपेयरिंग डाल देंगे, यहाँ पर अपेयरिंग डाल देंगे। रिजल्ट तो अभी लेट आता है ना, उस समय तक तो आता नहीं है, तो हम अपेयरिंग डाल देंगे। तो ये पूरा चीज़ें हैं कि क्या हम एलिजिबल रहेंगे। तो देखिए आपने रिकॉर्डिंग में ध्यान सुना होगा कि जोसा कहना है कि इम्प्रूवमेंट सेम बोर्ड का होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी है कि देखिए इम्प्रूवमेंट की अगर बात करते हैं, मान के चलिए कि अगर यहाँ पर ये 75% ले आते, तो फिर इनको ये नौबत ही नहीं आती, मतलब ये उनको नहीं देना पड़ता, ये यहीं पर हो जाती क्योंकि एक ही बोर्ड का है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप सीबीएसई में 71% है और एनआईएस में आप कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम देके इम्प्रूवमेंट ले आएंगे और फिर उसको दोनों को कंबाइन करके फिर आप शो करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपका ड्यूअल इनरोलमेंट नंबर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात को आप समझिए, एक ही बोर्ड होना चाहिए इसके लिए। तो अब यहाँ पर है कि उनका कहना है कि देखिए सीबीएसई को आपने छोड़ दिया, सीबीएसई को छोड़कर एनआईएस नए तरीके से आप करना चाहते हैं। पूछ रहे हैं ना वहाँ पर रिकॉर्डिंग में, कॉलिंग पे, कि मतलब सीबीएसई को छोड़कर एनआईएस को नए तरीके से करना चाहते हैं। तो अब उनका जवाब क्या है कि आप एनआईएस से दीजिए, 75% लाइए, और जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब होना चाहिए, है ना, जेईई मेंस में परसेंटाइल वगैरह होना चाहिए, वो सब आप ले आते हैं, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छा, इनके साथ साथ में एक सवाल और ये पूछ रहे थे, अभी हम आपको बताएंगे आगे। इनका एक सवाल और था, इनके दोस्त के बारे में भी आएंगे। ये कह रहे थे कि सर हम अपना डिटेल पहले ही जेईई मेंस के फॉर्म में भर चुके हैं, क्योंकि यहाँ भी जेईई मेंस का फॉर्म भरे थे 2023 वाले में, यहाँ भी जेईई मेंस का फॉर्म भरे हैं, और फिर यहाँ पर भी जेईई मेंस का फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पर डिटेल सीबीएसई का डाल दिया है और यहाँ डिटेल डालेंगे एनआईएस का। तो ऐसे कंडीशन में जब हम फिर से फिल करेंगे और पहले फिल किया हुआ है, तो इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मतलब हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाए, या हम काउंसलिंग में ना बैठ पाएँ, या हमें ट्रैक कर लिया जाएगा, हमें ये कर लिया जाएगा, हमें वो कर लिया जाएगा,
तो जोसा का कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका बोर्ड डिफरेंट है। सीबीएसई तो आपने छोड़ ही दिया है, और एनआईएस से क्योंकि आप अपना डिटेल फिल कर रहे हैं, फ्रेश तरीके से दे रहे हैं, तो हमें भाई कोई आपत्ति नहीं है, हमें इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई है आपका, कि आपके मन में जो था। रिकॉर्डिंग में और आप आगे सुनते हैं जिसमें कहते हैं कि 10th और 12th का 3 ईयर का गैप बन जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो उन्होंने साफ साफ कहा हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि 10th और 12th में कितने ईयर का गैप बन रहा है। हाँ, ये हम जरूर देखेंगे कि आपका जो 12th है, जो 12th आपने फर्स्ट टाइम दिया था, वहाँ से हम गिनती स्टार्ट करेंगे। जेई मेंस के लिए 3 बार आपको मौका देंगे और जेई एडवांस के लिए 2 बार मौका देंगे। क्लियर? अब देखिए, इन्होंने अपने फ्रेंड के बारे में भी पूछा है रिकॉर्डिंग में, उनका थोड़ा सा हम जिक्र करना चाहेंगे। तो फ्रेंड के बारे में क्या इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो दोस्त है, और अपनी बात को ना बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से इन्होंने रखा है, एक एक सवाल को बड़े अच्छे तरीके से पूछा है। और अगर आपको इस वीडियो में थैंक्स कहना है तो आप उनका थैंक्स कहिए, ठीक है? प्रज्ञा सिंधु नाम है शायद उनका थैंक्स कहिए, जिन्होंने इतने हिम्मत से, इतनी साहस से वहाँ पर बात किया, अपनी बात को रखा। तो आप कमेंट में उनके लिए ज़रूर एक थैंक्स कर सकते हैं। तो देखिए, उनके फ्रेंड्स के बारे में भी है कि सर जो हमारी फ्रेंड है वो 2023 में पास हुआ सीबीएसई से, ठीक है? अच्छा, सीबीएसई से पास हुआ, बट सर प्रॉब्लम ये है कि उनका जो रिजल्ट आया वो लेस देन 75% था। क्या था? लेस देन 75% था। तो अब इनके दोस्त ने क्या चालाकी किया, कहा कि हम वापस सीबीएसई से इंप्रूवमेंट नहीं देंगे, हम 2024 में एनआईएस से फ्रेश एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है? तो इनके दोस्त ने क्या किया कि 2024 में एनआईएस से फ्रेश एडमिशन ले लिया, ठीक है? अभी रिजल्ट आने वाला है अप्रैल सेशन का, अप्रैल में एग्जाम दे दिया है। तो ये अपने दोस्त के बारे में पूछ रहे हैं कि लेट सपोज मान लेते हैं, सपोज कि उनका 75% आ जाता है, और ये भी मान लेते हैं कि उनका जेई मेंस में भी परसेंटाइल वगैरह आया हुआ है, ठीक है? ये दोनों चीजें जो भी है फुलफिल कर रहा है यहां पर। अब वो सवाल पूछते हैं कि क्या वो एलिजिबल होंगे, मतलब काउंसलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और मैं दिक्कत वाली बात क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि यहां पर इन्होंने जेई मेंस का जब फॉर्म भरा था, तो यहां पर अपेयरिंग डाला था इन्होंने, और फिर से यहां पर इन्होंने फॉर्म डाला, और फिर से यहां पर अपेयरिंग डाल दिया। तो आपके मन में आता है कि अरे ट्रैक कर लेगा तो, पकड़ लेगा तो, ये सारी चीज़ें हो गई तो, है ना? कुछ होशियार चंद है ना, बड़े स्मार्ट टाइप के लोग। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कैसे आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो भाई अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो क्या क्या चीज़ें जाएंगी, तो भाई अगर ये चीज़ें हो गई तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, जोसा को कोई दिक्कत नहीं है। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जोसा, मैंने पॉइंट लिखा है, एनआईएस से फ्रेश एडमिशन लेकर अगर आप 75% लाते हैं तो आप एलिजिबल हैं, डजेंट मैटर कि आप पहले से 12th पास हैं। क्लियर? दोनों बोर्ड्स आप एक साथ नहीं लगा सकते हैं, ऐसा आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा, वो बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये डिस्कशन हमने आपको दोनों ही केस में कर दिया है कि आप निश्चिंत होकर अप्रैल 2025 के लिए एनआईएस में फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं, और साथ ही साथ अपेयरिंग में जेई मेंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, या जेई एडवांस का जो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और इस बार कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये सारा बात जो है कहाँ से किया गया है, जोसा का जो ऑफिशियल अपडेट जहाँ मिलता है, जो नंबर है वहाँ पे दिया गया है। इस बात को समझिएगा। यहाँ पे कुछ मानसिक बीमार होशियार चंद लोग अपने कुछ व्यू के चक्कर में बच्चों के ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। जब आप किसी की ज़िंदगी नहीं बना सकते ना, तो आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है किसी के ज़िंदगी के साथ खेलने का और बर्बाद करने का। और ऐसे मानसिक रूप से ग्रसित लोगों से दूर रहें।
क्योंकि ये तो खुद ही ग्रसित हैं और आपको भी ग्रसित कर देंगे। आपने वो कहानी सुनी है, भेड़िया आया, वो लड़का रोज बेवकूफ़ बनाता था, गांव वाले दौड़ कर आते थे, पर एक दिन सच में जब भेड़िया आ गया ना तो उनको कोई नहीं बचाने के लिए आया। आप देखिए ना किस तरीके से डराया जाता है, पुलिस मारेगी, ये करेगी, वो करेगी, पकड़े जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब गलत भाषा का प्रयोग किया जाना। अब जिन लोगों को अपनी भाषा का ही तहजीब नहीं है कि उनके इस भाषा से बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। मतलब एक तो चोरी और दूसरा सीना जोरी। वाह भाई वाह। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आए, कांटेक्ट किया, हमारे मैनेजर ने बताया, इतना डीमोटिवेट कि मतलब ऐसे लोगों की वजह से उनके सपने ही चूर चूर हो गए, टूट गए। सोचिए ना, जब आपका 5 रुपया गिर जाता है तो आपको कितना दुख होता है। आप भी विद्यार्थी हैं, जब किसी स्टूडेंट का सपना टूट जाएगा, उसे लगेगा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, तो उस पर क्या बीत रही होगी, कैसा लग रहा होगा उसे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे थे सर रात में नींद नहीं आ रही थी, हम सो नहीं पा रहे हैं ढंग से, हमें लग रहा है कि अब जीवन में पता नहीं हम क्या करें नहीं करें, हमारा सपना था। और शायद यही वजह है कि मैं बीमार होने के बावजूद रेगुलर बच्चों के कांटेक्ट में रहा और इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए हमने अपनी रिसर्च को जारी रखा। और यही वजह है कि आज ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आ पाए हैं। आप एनवी सर्ट को लीजिए, बड़े बड़े IITian एजुकेटर्स को लीजिए। अभी देखिए नीट में कुछ गड़बड़ हुई तो सुप्रीम कोर्ट में वो PIL डालने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जो बातें मैंने आपको बताई, इस लड़की ने जो जोसा से कांटेक्ट किया, जोसा ने उनको रिप्लाई दिया, ये जो बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, क्या इनको ये बात नहीं पता होगी, या इन लोगों ने इसके ऊपर कोई रिसर्च या जानकारी नहीं लिया होगा? बिल्कुल लिया होगा, लेकिन कुछ होशियार चंद लोग जो हैं वो उनको भी गलत साबित करने पर लगे हुए हैं कि नहीं जी वो भी गलत हैं, समझ रहे हो। लेकिन आप मान के चलिए उनका इतना बड़ा एम्पायर है, ऐसे तो नहीं बन गया इतना बड़ा एम्पायर। और क्या वो अपने इस कैरियर में कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे कि उनके ऊपर कोई भी सवाल खड़ा हो? आप खुद सोचिए और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए। देखिए ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मैं नम्र निवेदन करूँगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे जानकारी का क्या फ़ायदा जिसमें आपके सपने, आपके उम्मीदें ही टूट जाएं, आप अंदर से टूट जाएं। जितने बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, जैसे एनवी सर ले लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया, या और भी बहुत सारे लोग हैं, तो अगर आपके जीवन के साथ कुछ ऐसा हो रहा होता जिसमें आप खतरे में होते, तो क्या वो आकर 5-10 मिनट का वीडियो नहीं बना पाते? इतनी सद्बुद्धि तो उनके पास भी है, इतना ज्ञान तो उनके पास भी है, इतना वो बात को समझते हैं, पर उन्हें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो है वो आराम से आपको केवल इतना बोलते हैं कि ठीक है आप NIS से 5 सब्जेक्ट एग्जाम दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे बिहार में एक बहुत अच्छी कहावत है उन लोगों के लिए जो अपने ज्ञान को बहुत बड़ा दिखाते हैं और अपने आप को हमेशा सही करते हुए उछल कूद मचाते रहते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया छुपके जाए। जिसके पास नॉलेज कम होगा वो गगरी में जब आधा पानी होता देखते छलकता रहता है, लेकिन अगर उसी गगरी में, उस गगरी में पानी अगर भरा हुआ हो तो चुपचाप निकल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो मीथ है, जो आपके मन में डाल दिया गया है, वो एक एक करके मैं लाने वाला हूँ और एक एक करके हर वो पहलू मैं आपके सामने लाऊंगा जिससे कि आप इन चीज़ों में नहीं उलझेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अब लास्ट में आपसे इतना ही बोलूँगा, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने को कौन कहता है, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। आप अपनी सोच को बदलिए, आपका खुद ही सितारा बदल जाएगा। अपने नज़र को बदलिए ना, आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। कश्तियाँ क्यों बदलना है भाई, नाव जब चलाते हैं कश्ती थोड़ी बदलेंगे। अगर हमें दूसरे किनारे पे जाना है तो हम अपनी दिशा बदल लेंगे। हमें जेई करना है तो हम ऐसे लोगों का ना सुनकर हम जोसा की सुनेंगे, हम यहाँ एग्जाम देंगे, अपने आप सफल हो जाएंगे। मेरा एक बहुत ही फेवरेट लाइन है, आपका रीजन एंड विजन दोनों ही क्लियर होना चाहिए।
रीजन मतलब किस पर्पस से आप कोई काम करना चाहते हैं, विजन कहाँ तक आप जाना चाहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है तो आप उस पर सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको रीजन नहीं पता है तो किसी काम की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो किसी काम की शुरुआत के साथ साथ हमें कहाँ तक जाना है ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें ख़त्म यहाँ पर करना है, तो आप सही वे में आगे बढ़ पाएंगे। जिंदगी में नई ऊंचाइयों और बुलंदियों को पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप खुद इतने सक्षम हैं कि आप अपने ऊंचाइयों को और बुलंदियों को छू सकते हैं। आप किसी के मोहताज नहीं हैं। आप ऐसे असामाजिक तत्वों से दूर रहें। जिन बच्चों का सपना टूटा, जो अंदर से टूट गए हैं, जो होपलेस हो गए हैं, अब उन बच्चों का क्या होगा। ऐसे बच्चों को लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए। आपके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं और सारी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई संदेह है, तो आप मेरी भी मत सुनिए, किसी की मत सुनिए। डायरेक्ट जोसा से आप कांटेक्ट कीजिए, जैसे इन्होंने कांटेक्ट किया, इनको रिप्लाई मिला है। आप भी अपने मन की शंका को दूर कीजिए, यहाँ पर अपने जो रिप्लाईज लीजिए और फिर पढ़ाई लिखाई पे वापस फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए। और इस बार अंदर से जुनून रखिए कि पिछली बार से ज़्यादा मेहनत करेंगे, इस बार हम जेई में भी अच्छा परसेंटाइल लाएंगे और हम एनआईएस में भी 75 से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे और हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जिसको मैं एक एक करके लाने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो इस चैनल पे आने वाले हैं। इस चैनल को रेगुलरली आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बात होती है, हमारी जो आवाज़ होती है, वो हमारी आवाज़ नहीं होती है, आप सभी विद्यार्थियों की आवाज़ होती है। जय हिंद, जय भारत।